तो देखो बात है 1896 की, जब एक साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल जो कि स्टडी कर रहा था फ्लोरोसेंट यानी कि चमकने वाले एक मिनरल पर, और वो मिनरल था यूरेनियम। तो वो स्टडी कर रहा था इफेक्ट ऑफ एक्सरेज वगैरह, जो कि ऑलरेडी 1895 में विलियम रोएंटजेन ने डिस्कवर कर ली थी। बहरहाल, तो 1896 में जब वो ये हमारा हेनरी बेक्यूरेल स्टडी कर रहा था, तो स्टडी करने के दौरान ही उसने क्या किया कि एक रात यूरेनियम को जो है वो एक ब्लैक पेपर में करके और फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ रख दिया। अच्छा, जब नेक्स्ट डे आके देखा तो ये देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स थी उनके ऊपर कुछ निशानात आ रहे थे। तो निशानात आने का क्या मतलब है? निशानात आने का मतलब यही निकलता है कि वो जो मिनरल, वो जो चीज उसने रखी थी जो कि एक्चुअली यूरेनियम थी, उससे कुछ रेडिएशंस निकली है और जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट से जाके टकराई, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशानात आ गए। तो जो हेनरी बेक्यूरेल था वो ये इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई ये जो यूरेनियम है इसकी खास बात ये है कि ये रेडिएशन को रिलीज करता है, ठीक है ना। और फिर उस पर स्टडी चलती रही। अच्छा, तकरीबन 2 साल के बाद जो है वो एक और जो एलिमेंट है वो डिस्कवर हुआ जो कि रेडियम था, और वो डिस्कवर करने वाले हस्बैंड वाइफ थे जो कि मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ये थे। इन्होंने जो है वो एक और एलिमेंट डिस्कवर करा, रेडियम, जो कि बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, चमकता है और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशानात आते हैं। और रेडियम तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आमतौर पर स्विचेस इस्तेमाल होते हैं घरों के अंदर जो अंधेरे में चमकते हैं, ठीक है ना। तस्बीह होती है, अंधेरे में चमकती है, घड़ी होती है, अंधेरे में चमकती है, सुइयां जो है वो रेडियम से बनी होती है। तो वही रेडियम जो है वो डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने, और नोबेल प्राइज भी मिला था रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करने में। और हाँ, ये जो टर्म मैंने भी यूज करी है रेडियो एक्टिविटी, ये एक्चुअली सबसे पहले इस्तेमाल भी मैरी क्यूरी ने ही की थी, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 2 साल के गैप में यानी कि 4 साल के अंदर एक और एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुआ, और वो था पोलोनियम। तो तमाम के तमाम साइंसदान जो जमाने के थे फिजिसिस्ट, वो स्टडी करने लगे कि आखिर ये प्रॉपर्टी है क्या, क्या ये सिर्फ यूरेनियम की प्रॉपर्टी है, क्या ये सिर्फ रेडियम की प्रॉपर्टी है, या ये पोलोनियम की प्रॉपर्टी है। तो नहीं, अगर 3 एलिमेंट मिल गए तो इसका मतलब ये और कोई प्रॉपर्टी है। तो पता ये चला कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, और 83 है और 83 से ज्यादा है, वो खुद ब खुद ये प्रोसेस करते हैं, यानी खुद ब खुद जो है वो रेडिएशन को इमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है ना। अच्छा, क्यों करते हैं वो मैं आपको पहले समझा दूं, फिर बाकी बातों की तरफ बात करेंगे। देखो बात यह है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में 2 फोर्सेस होती हैं जो मेनली काम कर रही होती हैं। एक तो होती है रिपल्सिव फोर्सेस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स एक दूसरे को जाहिर सी बात है लगातार क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो एक तो वो रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन फिर वो एक साथ इतने करीब कैसे आए हैं, तो वहां पे एक न्यूक्लियर फोर्स भी पाई जाती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या करती है कि वो इनको आपस में बाइंड करके रखती है। तो अब 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, एक है न्यूक्लियर फोर्स जो कि उन्हें जोड़े रखना चाह रही है, एक है पॉजिटिव की रिपल्सिव फोर्स जो कि उन्हें अलग करना चाह रही है। तो जैसे शुरुआत में आप देखो, यानी कि 83 से पहले देखो, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके रखती हैं, इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन 83 और 83 के बाद आप ये समझ जाइए कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होती हैं, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो उन्हें बाइंड करके रख रही थी उनका अमाउंट कम हो जाता है। इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, और उसमें से रेडिएशन निकलती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है न्यूक्लियस का ब्रेक होना, उसमें से रेडिएशन का एमिट होना, इसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट है वो कहलाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की? द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83, यानी कि जो खुद ब खुद टूटना होता है न्यूक्लियस का किसी भी एलिमेंट के, और वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 या 83 से ज्यादा है, तो वो जो ब्रेक होते हैं, जो टूटते हैं, दरअसल वही प्रोसेस, और ये स्पॉन्टेनियस काम होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये काम जो है वो खुद ब खुद होता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, बिकॉज आज हम 83 से कम वालों को भी रेडियो एक्टिव कर सकते हैं, उनसे रेडियो एक्टिविटी करवा सकते हैं, बट जो नेचुरली अकरिंग है वो होता है ग्रेटर देन 83। तो ये जो प्रोसेस होगा वो रेडियो एक्टिविटी कहलाएगा, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस था, एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड ने किस तरीके से, उसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें चाहिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रखा हुआ है लेड ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लॉक
जो है वो लेड से बना हुआ है और यहाँ पर हमने एक कैविटी बनाई हुई है, खाली जगह बनाई हुई है जहां से रेडियो एक्टिविटी बाहर जा सकती है, यानी हर तरफ नहीं बल्कि हम चाह रहे रेडियो एक्टिविटी एक ही तरफ जाए, इस तरफ। तो हमने एक कैविटी बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, उसी के सामने हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जो सबसे पहले हेनरी बेक्यूरेल ने देखा था, वो असल में फोटोग्राफिक प्लेट पर ही उसका असर देखा था, तो हम भी इसी के ऊपर ऑब्जर्व करना चाहेंगे। अच्छा, एक स्लिट हमने लगा दी यहाँ पे। स्लिट क्या काम करेगी कि जो यहाँ से रेज निकलेंगी वो तो हर तरफ फैलेंगी ना, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो जो रेज हैं वो एक स्ट्रेट बीम की शक्ल में फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ जाए। इस वजह से हमने वहां पर एक स्लिट बना दी है। स्लिट का मतलब हो गया एक छोटी सी ओपनिंग है जो कि एक बीम बना देगी उन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की। और फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स अप्लाई कर दी 1 and 2, ठीक है ना। और इस तरीके से कर दिया कि फॉर एग्जांपल ये हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट और ये हो जाएगी नेगेटिव प्लेट, यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए और एक नेगेटिव प्लेट होनी चाहिए, जो कि हमने अप्लाई कर दी। एक्चुअली रेडिएशन तो निकल रही है ना, लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो ये देखने का था कि आयन के ऊपर कोई चार्ज है भी या नहीं। अगर चार्ज्ड है, वो जो रेडिएशन है चार्ज होंगी तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ ना कुछ असर तो होगा। मतलब अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव उन्हें अट्रैक्ट कर लेगी, अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव उसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर उस पर कुछ भी असर नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन रेडिएशंस पे कोई असर नहीं है। तो जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो देखो रेडिएशन निकलती है स्लिट से और फिर वो पहुंचती हैं इन जो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड जो हमने लगाई थी, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, वहां तक। और यहाँ पर पहुंच के हमें नजर आता है कि उनके 3 हिस्से हो गए। और वो 3 हिस्से कैसे नजर आते हैं, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो निशानात आएंगे, जो मार्क्स आते हैं, वो 3 मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं। जैसे कि एक मार्क जो है वो जा रहा है इस तरफ, नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, एक मार्क ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, और एक जो मार्क होता है वो अभी भी सेंटर में आ रहा होता है। यानी कि जो प्लेट्स हैं उन पे कुछ निशान इस तरफ आ रहे हैं, कुछ निशानात अभी भी सेंटर में आ रहे हैं, और कुछ निशानात नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो रेज हैं, जो रेडिएटिव रेज हैं, बेसिकली वो चार्ज्ड हैं और नहीं भी हैं। क्योंकि अगर कोई रे बैंड हो रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज है, और अगर रे बैंड नहीं हो रही तो इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है। तो फिर हमने इसको नाम दिया। हमने क्या नाम दिया, हमने जो सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ बैंड हो रही थी, ऊपर वाली प्लेट मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव थी और ये वाली नेगेटिव थी, तो जो पॉजिटिव की तरफ बैंड हुई उनको नाम दिया गया बीटा पार्टिकल्स, और वो थे नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स जो गई अनडिफ्लेक्टेड, वो गैमा रेज थी, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। हमें कैसे पता कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई इलेक्ट्रिक प्लेट्स की वजह से, तो इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था। और फिर जो रेज थी, जो अल्फा पार्टिकल्स थे, वो डिफ्लेक्ट हो गए नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उनके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो 3 हमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन मिली है, इनके बारे में थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इनमें सबसे ज्यादा भारी है और उसका मास जो है वो एक हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास बराबर होता है हीलियम के न्यूक्लियस के, और हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना होता है, 6.64 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम, ठीक है ना, ये उसका मास है। और बीटा पार्टिकल जो है वो उसके लिहाज से लाइटर है, और लाइटर है तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसका जो मास है वो किसके बराबर है, उसका मास बराबर है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 रेज टू द पावर -31, यानी कि अच्छा खासा फर्क है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के मासेस के दरमियान में, ठीक है ना। यानी ऐसा समझ लो कि अल्फा पार्टिकल जो है ऑलमोस्ट 10,000 गुना ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। अच्छा, गैमा रेज हैं, इनका कोई मास नहीं होता, सो यहाँ पर हमने लिख दिया नो मास। अच्छा, चार्ज ऑलरेडी हमें पता लग चुका है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और कितना होता है, तकरीबन 2 प्रोटॉन के बराबर का होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कितना लिखा हुआ है, 3.34 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। बीटा पार्टिकल जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसके ऊपर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का होता है 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। और गैमा रेज है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो चार्ज। अच्छा, स्पीड 10 रेज टू द पावर 7 है, और बीटा पार्टिकल की 10 रेज टू द पावर 8 है, गैमा रेज की 3 एक्सपोनेंट 8 है, यानी सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो गैमा रेज की है, सबसे कम जो स्पीड है वो अल्फा पार्टिकल की है, ठीक है। और जिसकी स्पीड ज्यादा, तो याद रखो उसकी पेनेट्रेशन पावर भी ज्यादा,
अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आई अभी बात, तो मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 20 के प्लेलिस्ट में जाकर ना, ये जो मैंने डिटेल में समझाया वहां जाके देख लो। लेकिन आज जो मेरा मकसद था ना, वो एक्चुअली मास और चार्ज को दोबारा से डिस्क्राइब करना था। ठीक है ना, तो ये जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, पेनिट्रेशन, आयनाइजेशन और फ्लोरोसेंस, इनकी डिटेल बिल्कुल वो चैप्टर नंबर 20 वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पर जाके और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल चार्ज और मास को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर अल्फा, बीटा या गामा इमिट होता है, तो न्यूक्लियर चेंजेस के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप जो समझने वाली बात है जिसको याद रखना है, वो ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है ना, दरअसल उसका मास बराबर है एक हीलियम के न्यूक्लियस के। हीलियम के न्यूक्लियस का मतलब हो गया उसके पास दो प्रोटॉन्स होते हैं, एक और दो ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का 2 और एटॉमिक मास होता है 4। जबकि अगर बीटा की बात करें, तो बीटा दरअसल एक इलेक्ट्रॉन ही है, और इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसका चार्ज तो होता है, लेकिन उसका मास कुछ भी नहीं होता, मास जो है वो 0 होता है। और गैमा जो है वो दरअसल रेडिएशन है, यानी कि वो एनर्जी होती है, तो उसका कोई भी मास नहीं होता। इसको जहन में रखते हुए अब चलते हैं डीके समझने के लिए, कि अगर अल्फा डीके होता है किसी भी न्यूक्लियस से, अल्फा इमिट होता है, तो क्या फर्क पड़ता है उसके न्यूक्लियस पे। ये आ गया हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस। बिफोर डीके जो होता है ना, उसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, क्योंकि अभी डीके नहीं हुआ है, तो पेरेंट न्यूक्लियस कहलाता है। यहाँ पर उसका सिंबल आता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। तो अगर कभी भी अल्फा इमिट होता है, तो अल्फा के इमिट होने के बाद कोई ना कोई तो एलिमेंट बनेगा, यानी कि उसमें से अगर एक हीलियम का न्यूक्लियस निकल गया, अल्फा निकल गया, तो कोई नया तो बनेगा। लेकिन क्या बनेगा वो बाद में देखते हैं, पहले आपको समझाता हूँ कि इमिट क्या होगा। इमिट होगा एक अल्फा पार्टिकल, और अगर अल्फा पार्टिकल है तो ये बात कंफर्म है, एटॉमिक नंबर 2 होगा और एटॉमिक मास होगा बराबर 4 के। तो अब खुद देखो, यहां पर एटॉमिक मास था A, अब उसमें से 4 निकल गया है, और ये जो न्यूक्लियस था इसका एटॉमिक नंबर था Z, और उसमें से अब कितना निकल गया है, 2 निकल गया। अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास 4 निकल गया, और जो एटॉमिक नंबर था उसमें से 2 निकल गया, तो क्या बचेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को हम शो करेंगे Y से, जो कि डॉटर न्यूक्लियस कहलाता है, और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी क्योंकि 2 यहां से इमिट हो चुका है, तो देख लो Z में से 2 माइनस किया जाएगा, और एटॉमिक मास में से 4 माइनस किया जाएगा क्योंकि 4 इमिट हो गया है। ठीक है ना, यानी कि जब भी अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है, और बन जाता है ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस। ये पेरेंट न्यूक्लियस था, ये आ गया डॉटर न्यूक्लियस, और इमिट क्या हुआ था, इमिट हुआ था एक अल्फा पार्टिकल, जो कि एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लो इसी बात को। यूरेनियम की एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यूरेनियम इसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास है 238। ठीक है, तो क्या होता है, ये अल्फा डीके करता है। अल्फा डीके होने का मतलब इसमें से एक हीलियम इमिट होगा, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो हमने क्या सीखा था कि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है, तो बन जाता है ये थोरियम। और थोरियम की खास बात ये है कि देख लो 92 में से कितना माइनस करा हमने, 2 माइनस करा तो 90 आ गया, और 238 में से हमने कितना माइनस करा, इसमें से हमने 4 माइनस करा, तो क्या आंसर आ गया 234। और 90 एक्चुअली किसका एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है एटॉमिक नंबर ऑफ थोरियम। तो ये एक एग्जांपल हो गई हमारे अल्फा डीके की। इस तरीके से देख लो कि यूरेनियम था, एटॉमिक नंबर 92 था, एटॉमिक मास 238 था, रिएक्टिव न्यूक्लियस था, इसने रेडिएशन इमिट करी और नया न्यूक्लियस बन गया। जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो दरअसल अब यूरेनियम नहीं रहेगा, बल्कि वो कहलाएगा थोरियम। और जो रेडिएशन उसने इमिट करी दरअसल वो एक हीलियम का न्यूक्लियस था, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कहानी तो थी हमारे अल्फा डीके के साथ। अब बीटा डीके में क्या होता है, तो याद रखो पहले तो बीटा डीके 2 टाइप का होता है, बीटा पॉजिटिव भी इमिट होता है और बीटा नेगेटिव भी इमिट होता है। ठीक है, दोनों इमिट होते हैं। तो पहले बीटा पॉजिटिव अगर इमिट होता है तो क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A। मिसाल के तौर पे बीटा पॉजिटिव इमिट हो गया, तो जब बीटा पॉजिटिव इमिट होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे न्यूक्लियस। तो याद रखो जब भी पॉजिटिव बीटा इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आती है और एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आती है और एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ता जब भी क्या इमिट होता है, बीटा पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव इमिट हुआ तो Z में से एक माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, इसकी लॉजिक समझ लो। देखो मिसाल के तौर पे अगर हम ऑब्जर्व करें ना, तो एक जो न्यूट्रॉन होता है ना, एक जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो एक्चुअली बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आप ये बात समझ लो कि एक न्यूट्रॉन कब बनता है, एक न्यूट्रॉन तब बनता है जब हम यहाँ पे देखें कि भाई एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बनता है।
और देख लो चार्ज प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, इसी वजह से जब दोनों कंबाइन होते हैं तो नतीजे में क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन। तो आप समझिएगा इस तरीके से कि जो न्यूट्रॉन है ना वो बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन इस तरीके से है कि न्यूट्रॉन तब बनेगा जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा, एज मासेस भी बराबर आ रहे हैं और चार्जेस भी बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बीटा पॉजिटिव इमिट होता है तो बीटा पॉजिटिव इमिट होने को हम ये भी कह सकते हैं कि समझ लो एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। पॉजिटिव बीटा इमिट होने को हम ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो समझ लो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास अगर मिलाएं तो वो क्या बन जाता है, देख लो वो क्या बन गया, वो बन गया एक न्यूट्रॉन। बात समझी मेरी? ये जो प्रोटॉन था इसी में आके मैं आपको कह रहा हूं कि पॉजिटिव बीटा एमिट हुआ, इसका मतलब ये भी समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ। तो अगर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिखा भी दिया कि बीटा पॉजिटिव एमिट हो रहा है, तो बीटा पॉजिटिव एमिट कराओ या आप इलेक्ट्रॉन को गेन कराओ, एक ही बात है। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर बीटा पॉजिटिव की वजह से क्या हो रहा था, एटॉमिक नंबर में एक ही कमी आ रही थी। अब समझो मेरी बात, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स की तादाद। तो देख लो प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर है 4 प्रोटॉन, ठीक है। और एटॉमिक मास देख लो कितना है, एटॉमिक मास होता है इन सब की तादाद। तो क्या हो गया ये 4 तो थे ऑलरेडी, 3 मिला दो तो कितने हो गए, एटॉमिक मास है इसका 7, जिस भी न्यूक्लियस की बात हो रही है एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास है 7। अब जो एक प्रोटॉन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो Z कितने रह गए, कितना रह गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 3 प्रोटॉन रह गए तो एटॉमिक नंबर हो गया 3। लेकिन एटॉमिक मास गिनो कितना है, एटॉमिक मास होता है टोटल, टोटल कितने पार्टिकल नजर आ रहे हैं, टोटल पार्टिकल अब भी नजर आ रहे हैं 7। तो याद रखो जब भी पॉजिटिव बीटा इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में एक ही कमी आती है, बट एटॉमिक मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये तो हमने बताया आपको बीटा पॉजिटिव के बारे में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको कि दूसरा इमिशन कौन सा हो रहा है। तो दूसरा इमिशन याद रखो कहलाता है बीटा नेगेटिव इमिशन। बीटा नेगेटिव क्या, ये आ गया Z और A, एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z। अगर इमिट हो रहा है हमारे पास बीटा नेगेटिव, तो बीटा नेगेटिव इमिट होने का मतलब क्या बनना चाहिए, एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होगा और एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो अब हमारा डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा होगा, एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तो दोबारा से आ जाओ फिगर के जरिए समझते हैं। देखो यहाँ पर ज्यादा आसान कर दिया हमने, 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। बीटा इमिट होने का मतलब मैंने क्या बताया, बीटा इमिट होने का मतलब कि एक न्यूट्रॉन में से, एक न्यूट्रॉन में क्या क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या हो गया, इसने फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इमिट कर दिया, तो सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया प्रोटॉन। इसी वजह से उसकी जगह पर एक प्रोटॉन आ गया, ठीक है। ये रहा नेगेटिव बीटा जो कि एमिट हुआ, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो फिर देखो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि प्रोटॉन 1 है, और एटॉमिक मास टोटल कितना है, एटॉमिक मास है 3। जबकि अभी प्रोटॉन्स की तादाद कितनी हो गई, प्रोटॉन्स की तादाद हो गई 2, यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया 2 और एटॉमिक मास अब भी टोटल होता है और वो कितना है 3। तो याद रखो जब भी बीटा नेगेटिव इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए भी समझ लेते हैं। बीटा माइनस डी की एग्जाम्पल है, ये आ गया कार्बन, 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है कार्बन 14 में। और अगर वो बीटा माइनस इमिट करता है तो देखो क्या बन जाएगा, बन जाएगा नाइट्रोजन 14, ठीक है। और ये क्या है, कितने प्रोटॉन हो गए, 7 प्रोटॉन हो गए और 7 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने क्या इमिट करा, यहाँ पे हमने इमिट कर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर टोटल किया जाए तो देख लो अभी भी प्रोटॉन्स 6 थे, 6 में से 1, जैसे ही हमने देखा कि बीटा माइनस हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ के 7 हो गया और टोटल अब भी कितना रहेगा, टोटल अब भी 14 आएगा। 6 + 8 14 और 7 + 7 भी कितना होता है, 14 होता है। तो एटॉमिक मास सेम रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो बीटा पॉजिटिव डीके होता है, बीटा प्लस डीके जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो उसमें मिसाल तौर पर कार्बन जिसका एटॉमिक मास 10 है, ठीक है, एटॉमिक मास 10 है यानी कि 6 प्रोटॉन है, कार्बन में प्रोटॉन तो 6 ही होता है और न्यूट्रॉन है 4। पॉजिटिव बीटा इमिट होने का मतलब एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आएगी। एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आने का मतलब हो गया कि 6 की जगह क्या हो जाएगा, ये 6 की जगह रह जाएगा 5,
ठीक है, 6 की जगह 5 रह गया, एटॉमिक नंबर में की कमी आ गई और ये अब बन जाता है बोरॉन, जो कि 5 प्रोटॉन्स है। और देख लो एक पॉजिट्रॉन इमिट हुआ, तो ये जो प्लस बीटा डीके होता है इसको मैं ये भी कह सकता हूँ पॉजिट्रॉन होता है। और अभी भी देख लो जो टोटल आएगा एटॉमिक मास, इसका भी 10 आ रहा है और इसका भी जो टोटल आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो इसका मतलब बीटा प्लस डीके की वजह से एटॉमिक नंबर में एक की कमी आती है, बट एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा और आखिरी डीके जो है वो गैमा डीके है। तो क्या फर्क पड़ता है किसी न्यूक्लियस पे, अगर गैमा इमिट होता है तो सिर्फ जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर ये स्टार लगाया हमने, जो शो कर रहा है कि एक्चुअली एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। और अगर वो गैमा इमिट करता है तो याद रखो सिर्फ वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी ना उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि गैमा के बारे में आपको मैंने बताया, गैमा दरअसल एनर्जी है, कोई मास तो होता नहीं है उसका। तो सिर्फ जो पहले ज्यादा अनस्टेबल था न्यूक्लियस, वो अब उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो उतना एक्साइटेड नहीं रहता है आफ्टर गैमा डीके। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक पेरेंट न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, गैमा रे इमिट करा, बना तो डॉटर, लेकिन जाहिर सी बात है वही सेम रहेगा X, एटॉमिक नंबर भी सेम और एटॉमिक मास भी सेम। गैमा का ना कोई एटॉमिक नंबर होता है और ना ही कोई एटॉमिक मास। ठीक है, और फिर अब सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा पार्ट हर लेक्चर का, जहां मैं समराइज कर दूंगा आपके लिए। सबसे पहले जब अल्फा डीके होता है तो देख लो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है। और जैसे ये नजर आ रहा है यहाँ पर, ये निकल गया यहाँ से, ये निकल गया, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4 हो जाता है। सेकेंड डीके जो है वो बीटा डीके है, बीटा डीके के अंदर दोनों होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको नेगेटिव वाला समझा रहा हूँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया तो याद रखो एक जो न्यूट्रॉन था, जब उसमें से एक निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्रोटॉन हो जाएगा। और ऐसे में जब प्रोटॉन की एक तादाद बढ़ गई तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैमा डीके के अंदर हमने अभी अभी देखा सिर्फ एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट होती है, एक्साइटेड होता है और थोड़ा सा जो एक्साइटेशन है वो कम हो जाती है और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एमिट होता है हमारा पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव बीटा, पॉजिटिव बीटा का मतलब ये हो गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज एमिट होगा, तो अपने आप क्या होता है, अपने आप जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 की कमी आ जाती है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने आपको समझाया। सो दैट्स इट। आई होप आपको रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो बातें मैंने इस लेक्चर के अंदर समझाई वो समझ में आ गई। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उन्हें रिप्लाई करूंगा। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।